हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्णमाला पढ़ा था और वर्णमाला में हम लोगों का स्वर टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यंजन होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि व्यंजन वे हैं जो किसी स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है या फिर किसी अन्य वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण किया जाए वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। जैसे क को अगर देखा जाए तो क प्लस अ, यहां हम देख रहे हैं कि इस क का उच्चारण करने के लिए हमें इस अ की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि इस स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। अर्थात बिना किसी स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी कुल संख्या? अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 39 होगी, लेकिन अगर बात की जाए मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, मूल व्यंजन की अगर बात की जाए तो 33 होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने व्यंजन देख लिया। अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजनों को मुख्यतः कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला सबसे कौन सा होगा? स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होगा स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। या फिर इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा संयुक्त व्यंजन। और पांचवा होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन को। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन पहला है हम लोगों का स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। स्पर्श व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करे, किसी न किसी भाग को छू कर निकल जाए, तो वो क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। यानी कि अगर क बोल के चेक करिए तो क क्या है? आपके मुख को क्या कर रही है? टच कर रही है। जीभ आपके मुख को टच कर रही है, यानी कि क क्या होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। या क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जो भी व्यंजन होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? तो 25 होगी। ठीक है, अगला होगा हम लोगों का अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है?
जिन व्यंजनों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन सी? य, र, ल और व। तो इसके साथ ही साथ हम लोग इसका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं कि इनका जो उच्चारण है कहां से किया जाता है। ठीक है, तो य का जो उच्चारण है वो कहां से किया जाता है? तालु से। तालु से, यानी कि इसका जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? तालव्य। और इस र का उच्चारण कहां से किया जाता है? दंतमूल। दंतमूल यानी कि मसूड़ा से। और इसका वर्ग क्या हो जाएगा? वर्तस्य। वर्तस्य। इस र को पहले ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्तस्य पढ़ेंगे। ठीक, साथ ही यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ये जो र है इसको क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम र का उच्चारण करेंगे तो ये र का उच्चारण करके आप लोग चेक कीजिए, जो आपका जीभ होगा आपके मसूड़े की तरफ पीछे से लुढ़क जाती है, तो इसलिए र को क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ल का उच्चारण स्थान कहां से होता है? इसका भी मसूड़ा से होगा। और इसका भी वर्ग क्या होगा? वर्तस्य होगा। क्या होगा? वर्तस्य। ठीक है, यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाएगा? ल को कहा जाएगा। ठीक, व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। क्या होगा? दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ से। ठीक, दंत और ओष्ठ से। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि जो ये य है, य और ये व, इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। ठीक है, य और व को क्या कहा जाएगा? अर्ध स्वर कहा जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे यहां से एक प्रश्न किया जाएगा, आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? य, व। ऑप्शन नंबर बी है ल, व। ऑप्शन नंबर सी है र, व। और ऑप्शन नंबर डी है व या फिर स। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, अगर इसको देखा जाए, ठीक है, स, तो हम लोग को पता है कि जो स है वो तो अंतस्थ व्यंजन भी नहीं है ना, और व के साथ स आया है, तो ये ऑप्शन तो यहां से कट ही जाएगा। व तो हम लोग को पता है अर्धस्वर है, लेकिन स अर्धस्वर है नहीं, तो ये ऑप्शन तो यहां से कट गया। ठीक है, फिर ल और व आया है,
तो वह तो हम लोग का अर्धस्वर है, लेकिन क्या ल अर्धस्वर है? नहीं। ठीक है, तो ये भी यहाँ से कट गया। फिर र और व है, फिर यहाँ पे व देख रहे हैं अर्धस्वर है, लेकिन क्या र अर्धस्वर है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से कट गया। अब है य और व, तो य भी यहाँ पे अर्धस्वर है और व भी क्या है? अर्धस्वर, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा है हम लोगों का ऊष्म व्यंजन। और अभी मैंने आपको बताया इसे और क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन क्या होता है ना? तो वो व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से उष्मा निकले, मतलब थोड़ा सा गर्मी, उष्मा, ऊर्जा महसूस होगा, तो वो क्या कहलाएगा? ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, कौन कौन से? श, स और ह। इनका भी उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं। और ये है वर्ग। तो इस स का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु से। कहां से होगा? तालु से, यानी कि तालव्य। इस श का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा से, यानी कि मूर्धन्य। इस स का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। ठीक है, और इस ह का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ के भीतर से, ह। ठीक है, ह को अगर आप लोग इसका उच्चारण करेंगे तो नाभि के पास से, ऐसा लगेगा नाभि से, मतलब बहुत ज्यादा इस पर जोर पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि कंठ के भीतर से। और ये हो जाएगा हम लोग का स्वर तंत्री। अब यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि ह यानी कि काकल्य व्यंजन किसको कहा जाता है? तो ह को काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ह को ही काकल्य व्यंजन कहा जाता है। अगला है हम लोगों का संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखेंगे। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो दो व्यंजनों से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? इसमें भी इनकी भी संख्या कितनी है? 4। इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से आएंगे? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अब चूंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं तो इनका हम लोग देखेंगे कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये जो छ है वो क प्लस स, या फिर अब इस स को भी तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? क प्लस स प्लस अ, यानी कि चाहे ऑप्शन में ये वाला रहेगा चाहे ऑप्शन में ये वाला रहेगा, दोनों क्या होगा? राइट होगा। देगा तो कोई एक ही। ठीक है, त्र का क्या होगा? त प्लस र, या फिर त प्लस र प्लस अ। ठीक है, ज्ञ का क्या होगा? ज प्लस इ, या फिर ज प्लस इ प्लस अ। ठीक है,
और इस श का क्या हो जाएगा, श प्लस र, या फिर श प्लस र प्लस अ। ठीक है, अब अगला हम लोग कौन सा देखेंगे, उच्छिप्त व्यंजन। पांचवा है हम लोगों का उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है, यानी कि जब जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जो हमारे जीभ का अगला हिस्सा है वो अचानक से उठकर हमारी मूर्धा को स्पर्श करे, यानी उसको टच करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इस उच्छिप्त व्यंजन कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन सा व्यंजन आता है, ड और ढ। ठीक है, और इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा से। मूर्धा से। ठीक है, अब ये जो 5 प्रकार के व्यंजन थे वो खत्म हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर देखते हैं। दूसरा है हम लोगों का स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है हम लोगों का अघोष और दूसरा है सघोष। तो अघोष में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो किस में आएगा, अघोष में, और साथ ही साथ तीनों जो स होंगे, यानी कि श श स। ठीक है, ये किस में आएगा, अघोष में। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं क ख ग घ और अंग, और यही च छ ज झ और य। तो ये क्या है हम लोगों का वर्ग, जैसे बोले पहला और दूसरा अक्षर आना चाहिए प्रत्येक वर्ग का। तो ये हम लोग का क्या हुआ, पहला वर्ग हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, दूसरा वर्ग हुआ। ठीक है, तो पहला और दूसरा, यानी कि इसमें क्या आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, तीनों श आएगा। ठीक, अब सघोष में क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर इसमें आएगा सघोष में। ठीक है, साथ ही साथ सभी स्वर इसमें आएंगे। और क्या आएगा, ह आएगा। ठीक, ये किस में आएगा, सघोष में आएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, तीसरा है प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, अल्प प्राण, पहला है हम लोगों का अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा है, महाप्राण। तो इसमें अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे,
इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि जो विषम संख्या वाले हैं, ठीक है, वो किस में आएगा? अल्प प्राण में आएगा। और साथ ही साथ क्या आएगा? अंतस्थ जो व्यंजन होंगे वो भी किस में आएगा? अल्प प्राण में आएगा। और अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब जो अंग होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे महाप्राण। तो महाप्राण में क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, सम संख्या वाले, ठीक है। और साथ ही साथ आएंगे उष्म व्यंजन यानी कि श, श, श और ह, ठीक है। और यहां क्या आया था? अनुस्वार। यहां क्या आ जाएगा तब? विसर्ग यानी कि अह, ठीक है। अब साथ ही साथ हम लोग यहाँ कुछ और देख लेते हैं कि जो ये अंग और अह है, क्या? जो ये अंग और अह है, ये किस में आते हैं? आयोग वाह में, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब कुछ आगत ध्वनियां देखेंगे कि आगत ध्वनियां क्या होता है, ठीक है। आगत ध्वनियां यानी कि उर्दू भाषा जो होती है उसको लिखने के लिए, उसको अच्छे ढंग से लिखने के लिए हम क्या करते हैं? व्यंजन के नीचे एक बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता, ठीक है। ये जो बिंदु है इसे कहते हैं नुक्ता। जैसे कि ख, फ, य, इसी प्रकार से जो भी होंगे सब के नीचे क्या लगेगा? बिंदु लगेगा। वो क्या हो जाएगी? हमारी आगत ध्वनियां हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कुछ और भी जान लेते हैं, कुछ संयुक्त अक्षर के बारे में जान लेते हैं कि संयुक्त अक्षर होता क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक है। संयुक्त अक्षर क्या होता है हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो हिंदी में जो संयुक्त अक्षर है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हम लोगों का? पहला है संयुक्त ध्वनि, ठीक है। दूसरा है संपृक्त ध्वनि, और तीसरा है युग्मक ध्वनियां। या फिर द्वित्व ध्वनियां भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो ध्वनि हमने लिखा है इसको हम अक्षर भी तो लिख सकते थे, हाँ जरूर लिख सकते थे अक्षर, लेकिन साथ ही साथ जान लेते हैं कि जो ध्वनि होगा और जो वर्ण होगा वो क्या होता है? एक ही होता है। जो वर्ण होता है और जो ध्वनि होती है वो एक ही होती है, लेकिन जो ये ध्वनि होती है वो क्या, ध्वनि को क्या करेंगे? सुना जाएगा, ठीक है, यानी, और वर्ण को क्या होगा? लिखा जाएगा। यानी कि जो वर्ण होता है वो ध्वनि का क्या होता है? लिखित रूप होगा, ठीक है, लिखित रूप। और जो ये ध्वनि होगी वो क्या होगा? वर्ण का मौखिक रूप होता है, ठीक है।
ठीक है। जो वर्ण होता है वो क्या होगा, वर्ण जो होता है ध्वनि का लिखित रूप होता है, और जो ध्वनि होती है वो वर्ण का मौखिक रूप होती है। ठीक है। तो यहाँ से अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या हो जाएगी, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। ठीक है। अब देख लेंगे संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं। ठीक। तो जब किसी संयुक्त अक्षर में जब पहले कोई संयुक्त अक्षर या फिर बाद में कोई संयुक्त अक्षर आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त ध्वनि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया स्वजन, क्या हो गया, स्वजन, और ये हो गया हम लोगों का अच्छा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं पहले, मैंने बोला पहले या बाद में जो संयुक्त अक्षर आएगा वही क्या होगा, संयुक्त ध्वनि होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक आधा और एक पूरा, ये क्या है, संयुक्त अक्षर है, और ये पहले आया है, क्या है, शब्द के पहले आया है, और इसमें देखिए तो बाद में आया है, तो ये क्या हो गया हम लोग का संयुक्त ध्वनि। लेकिन जब कोई संयुक्त अक्षर शब्द के बीच में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, संपृक्त ध्वनि कहलाएगा। जैसे अगर देखा जाए अंबर, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, आधा और पूरा जो है संयुक्त जो अक्षर है वो कहाँ आया है, बीच में आया है। ठीक है। यानी ये हमारी क्या कहलाएगी, संपृक्त ध्वनि कहलाएगी, है ना। अब देखेंगे युग्मक ध्वनियां, या फिर जिसे क्या कहा जाता है, द्वित्व ध्वनियां। तो जब एक ही ध्वनि के जो अक्षर होंगे साथ में संयुक्त अक्षर के रूप में आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, युग्मक ध्वनियां। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दिल्ली, क्या है, दिल्ली। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक आधा और एक पूरा तो आया है, और लेकिन साथ में एक ही ध्वनि आई है, यानी कि यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं। जैसे यहाँ म और ब आ रहा था, लेकिन यहाँ ल, आधा ल और पूरा ल आया है। ठीक है। यानी ये क्या है, एक ही ध्वनि है, तो ये क्या हो जाएगी, युग्मक ध्वनि या फिर द्वित्व ध्वनि। युग्मक से ही समझ में आ रहा है कि जोड़ा। ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे बिल्ली, तो बिल्ली में भी देखें तो क्या हो रहा है, ये जो ल और ल है क्या है, साथ में आई है, द्वित्व रूप में आई है। एक यहाँ से नोट में देखिए कि जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं, महाप्राण ध्वनि का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है। ठीक है। महाप्राण ध्वनियां कभी भी द्वित्व रूप में नहीं आती हैं। ठीक है। कभी भी द्वित्व रूप में नहीं आती हैं। केवल अल्प प्राण ध्वनि ही द्वित्व रूप में आती हैं, लेकिन महाप्राण ध्वनियां जो होती हैं द्वित्व रूप में नहीं आती हैं। तो आज का जो व्यंजन टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।